स्वागत है आपका हमारा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एडू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी थर्ड ईयर माइनर फिजिक्स यूनिट 3। ये यूनिट 3 का हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 2 हम अभी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ शुरू होती है हमारी यूनिट 3। यूनिट 3 का सबसे पहला टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम। इसमें जितनी भी 8-9 यूनिटें हैं बहुत छोटी छोटी हैं, मतलब 3-4 टॉपिक के अंदर, मतलब 3-4 मेन टॉपिक्स के अंदर हमारी जो यूनिट कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 हो रही है हमारी शुरू, पाउली का अपवर्जन नियम। इसमें 2-3 टॉपिक है। एक युग्मन पढ़ेंगे हम, जे युग्मन, ये युग्मन पढ़ेंगे, और उसके बाद एक और हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम पर। तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार परमाणु में, पहले नॉर्मल पढ़ के बताता हूँ फिर समझा दूंगा मैं। तो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था 4 क्वांटम संख्याओं, ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं, इन्हें अभी मैं समझाऊंगा। एक N, L, Ml, Ms, ये 4 क्वांटम संख्या होती हैं, द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, सही है। तथा परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं N, L और Ml, Ms ये समान नहीं हो सकती। किसी कंडीशन में हमारी N, L और Ml ये तो समान हो सकती हैं, लेकिन Ms हमारी कभी समान नहीं हो सकती। जैसे आप कह रहे हैं, इसमें क्या बात हुई है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब चलो कोई परिवार में 2 लड़के हैं, तो वो लड़कों के उन दोनों लड़कों के पूरे गुण आपस में समान नहीं हो सकते। कुछ 1-2 गुण तो मेल खा जाएंगे, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं, जैसे Ms वो गुण है, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कभी मेल नहीं खाते। ये कहा गया, इसमें नॉर्मल भाषा में मैंने समझाया है। चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती, 3 समान हो सकती है, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या कभी समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये N, L, Ml और Ms क्या है। ठीक है, तो इन्हें बस शॉर्ट रूप में, ज़्यादा नहीं डीप में समझाऊंगा, नॉर्मल छोटा सा। N हमारा क्या होता है, N होता है कक्षीय क्वांटम संख्या, नहीं कक्षीय क्वांटम संख्या नहीं, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या, सॉरी मुख्य क्वांटम संख्या। ये बताता है कक्षा के बारे में, किसके बारे में बताता है, कक्षा के बारे में। और n का मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, n का मान, सॉरी 0 से 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है n का मान, नहीं सॉरी n का मान 0 नहीं होता। n मतलब जैसे कक्षाएं हमने देखी, K और L, M, N, ये 4 कक्षाएं होती हैं, K, L, M, N। तो K मतलब n बराबर 1, L मतलब n बराबर 2, M मतलब n बराबर 3 और n मतलब n बराबर 4। ठीक है, ये होता है n। तो n का मान 1, 2, 3 मतलब जितनी कक्षाएं होती हैं, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो n बताती है कक्षाओं की संख्या को। ठीक है, समझ में आएगा। तो n बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कक्षा कोई नहीं होती है, और n बराबर 1 पर k कक्षा होती है। ठीक है, तो पहला हो गया n है, n क्या है, ये हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसके बाद l होती है कक्षीय क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या L होती है। ठीक है, और ये क्या बताती है, आकृति, कक्षीय क्वांटम संख्या हमारी आकृति बताती है। और कक्षीय क्वांटम संख्या का मान n के किसी मान के लिए, कक्षीय क्वांटम संख्या L का मान 0 से n-1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, L का मान 0 से n-1 कुछ भी हो सकता है, n के किसी भी मान के लिए। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा आता है हमारा चौथा, Ml। अब Ml हमारा क्या होता है, Ml होता है चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, M फॉर मैग्नेटिक। तो चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या ठीक है, Ml होती है चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसे अपन किस प्रकार से बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कक्षीय क्वांटम संख्या L के प्रक्षेप को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में L होती है देखो कक्षीय क्वांटम संख्या, और M चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कक्षीय क्वांटम संख्या L के प्रक्षेप को, प्रक्षेप मतलब छाया, तो L के प्रक्षेप को चुंबकीय क्वांटम संख्या Ml कहते हैं। ठीक है, और L के किसी भी मान के लिए, L के किसी भी मान के लिए जो हमारा Ml होता है, Ml 2L+1 मान होते हैं।
मान होते हैं। ठीक है, अगर एल मतलब एम एल के मान कितने होंगे 2l+1। तो जैसे हम एल बराबर 1 है, मान लो, चलो एल बराबर 1 है, तो एम एल, अब एम एल कितने मान हो जाएंगे, एल बराबर 1 रखो, सो 2 एकम 2 + 1 = 3, मतलब एम एल के हमारे 3 मान हो जाएंगे। तो एम एल के कौन कौन से मान होंगे, -1, 0, +1। अब ये क्यों होंगे -1, 0, +1 क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारा एम एल होता है, एम एल बराबर एल कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा ग्राफ हमारा इस प्रकार चलता है +1 से -1 के बीच में। ठीक है, एम एल बराबर एल कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा ग्राफ +1 से -1 के बीच में चलता है। कॉस थीटा यहाँ शुरू होता है, नहीं ऊपर शुरू होता है, हाँ ठीक है, यहाँ शुरू होता है कॉस थीटा ग्राफ यहाँ से। तो ठीक है, एम एल का मान -1, 0, 1, ये तीन मान होंगे अगर एल बराबर 1 है तो। ठीक है, अब आया एंड में एम एस। एम एस हमारा होता है चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या का अलग से वीडियो ना बनाना पड़े, इसी में मैं इसमें थोड़ी थोड़ी समझा दे रहा हूँ उनके बारे में, फिर बाद में अपन पाउली का वर्जन नियम देखते हैं। तो अब जैसे इसमें हमने देखा था, इसमें क्या देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कक्षीय क्वांटम संख्या एल के प्रक्षेप को, चुंबकीय क्षेत्र में कक्षीय क्वांटम संख्या एल के प्रक्षेप को। तो इसी में इसमें भी देख लो, चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण क्वांटम संख्या एस के प्रक्षेप को, एस क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण क्वांटम संख्या एस के प्रक्षेप को चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, और एस बराबर 1/2 होता है। तो एम एस का मान -1/2 तथा +1/2 ही संभव है। इन दोनों मान के अलावा एम एस का कोई भी मान संभव नहीं है, क्योंकि एस बराबर 1/2 होता है, ये एस कहलाता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो हमारा ये हो जाएगा एम एस -1/2 से +1/2, ये दोनों मान संभव है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना यहाँ पर पाउली का वर्जन नियम। तो पाउली का वर्जन नियम मैंने बताया है कि जो चारों क्वांटम संख्याएँ हमारी होती हैं, तो किसी परमाणु में कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एन, एल, एम एल और एम एस समान नहीं हो सकती। अगर 3 समान हो भी गई, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, 3 समान हो भी गई तो चौथी क्वांटम संख्या एम एस का मान कभी समान नहीं होगा। ठीक है, तो अगले पेज में देखो, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। तो अब सबसे पहले देखते हैं उपरोक्त नियम से, मतलब जो हमारा नियम है उससे। नंबर पहला, n बराबर 1, n बराबर 1 मतलब के कोश बताया था भाई अभी मैंने पिछले पेज में कि n बराबर मतलब के कक्षा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि l बराबर 0, n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 हमारा, चूँकि अभी मैंने पिछले पेज में यहाँ पर ये बताया था, देखो दिखा दूँ आपको। हाँ, ये n के किसी मान के लिए l का मान 0 से n-1, 0 से n-1। अब देखो यहाँ पर कैसे l बराबर 0 कैसे होगा, चूँकि n बराबर 1 है और l का मान n-1 होता है 0 से। तो n बराबर 1 रखो, तो 1 - 1 = 0, तो l बराबर 0। ठीक है, इसलिए n बराबर 1 के लिए हमारा l बराबर 0 होता है। ठीक है, और एम एल बराबर 0, क्योंकि l बराबर 0 तो एम एल का एक ही मान संभव है, इसलिए हम 0 लिया। ठीक है, तथा एम एस बराबर -1/2 तथा +1/2। ये दो परमाणु के लिए है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए देखो n का मान समान है, l का मान समान है, मतलब दोनों के लिए n बराबर। अभी मैं बताऊंगा, अगर देखो क्वांटम संख्या संभव है कौन कौन सी, अभी मैं बताता हूँ। 1, 0, 0 -1/2, और दूसरा हो गया हमारा 1, 0, 0 +1/2। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की हमारी क्वांटम संख्याएं को क्वांटम अवस्थाएं हैं। अब इसमें देखो ये n, l, m, l ये तीनों के मान सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉनों में बिल्कुल सेम है, लेकिन चौथे का मान देखो दोनों में अलग है। इसलिए कुछ गुण एक जैसे होते हैं दोनों पत्रों के, और कुछ गुण अलग होते हैं। दोनों पत्रों के पूरे गुण एक जैसे नहीं हो सकते, यही होता है पाउली का अपवर्जन नियम। और अगर हम इसमें n बराबर 2 के लिए, मतलब l कक्षा के लिए KLMN होता है, तो l कोष्ठ के लिए अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसमें 8 हमारी बनेंगी, ऐसे ऐसे 8 कोष्ठक बनेंगे, उनके लिए सब अलग अलग हो। ठीक है, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इतना, बस बता रहा हूँ। तो उसमें 8 कोष्ठक बनते हैं। तो अब एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनो, अभी मैं एक चीज़ निकालूंगा, एक छोटा सा हल्का सा फॉर्मूला, नहीं उसे बोल सकते। तो पहले ये चीज़ सुन लो, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है, अधिकतम संख्या होती है 2,
2l+1 होती है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 2l+1 होती है। ठीक है, तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, अधिकतम संख्या nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में सिग्मा ऑफ वो l बराबर 0 से n-1, क्योंकि मैंने बताया था कि l का मान कहाँ से 0 से n-1 तक जाता है। 2 × 2l+1, ठीक है, 2 1 +3 +5 +7 ... ठीक है, प्लस 2n-1, ये भी ठीक है। तो 2 × n/2 ये हम लगा देंगे S2n, जो कि हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था, 2 × 1 + n-1 × 2। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2n² बचता है। तो 2n², अब सॉरी, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 2n² बचता है। अब 2n² देखो क्या होता है, 2n² होता है हमारा, जैसे हमने n बराबर 1 लिया था, n बराबर ये देखो, यहाँ देखो n बराबर 1 लिया था हमने, तो ये कितने बने, 2 अवस्थाएं बनी। 2 अवस्थाएं मतलब अगर n बराबर 1 है तो 2n², सो 2 × 1² बराबर 2। कितनी अवस्थाएं बनी, 2 अवस्थाएं। n बराबर 1 के लिए 2 अवस्थाएं। अब n बराबर 2 के लिए मैंने कितनी बताई थी, 8 अवस्थाएं बनती हैं। n बराबर 2 के लिए 8 अवस्थाएं, 8 कोष्ठक ऐसे बनते हैं। तो जैसे हम देखें n बराबर 2 × 2 2 2 4 2 8, 8 अवस्थाएं। तो ये वो फॉर्मूला होता है जिससे हम निकाल सकते हैं क्वांटम अवस्थाओं की संख्या, कि किसी परमाणु में कितनी क्वांटम अवस्थाएं बनती हैं। अर्थात nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वाला पाउली का वर्जन वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।